जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। हमारे पास बेसिकली जो सेल्स हैं वो दो किस्म के हैं। एक है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और एक वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है, यानी यूकैरियोटिक सेल्स। आज हमने जो डिस्कस करना है, हमने डिस्कस करना है यूकैरियोटिक सेल के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस जो है ये 1831 में रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट था जिसने सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और बेसिकली उससे पहले ये कॉन्सेप्ट था कि सेल एक एम्प्टी बॉक्स है, सेल के अंदर किसी किस्म का कोई कंपोनेंट नहीं होता, इसलिए उसका नाम सेल था। सेल का मतलब होता है एम्प्टी बॉक्स। लेकिन लेटर ऑन जब रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया तो फिर अल्टीमेटली ये चीज़ भी कंफर्म हुई कि सेल इज़ नॉट एन एम्प्टी बॉक्स। तो इसमें न्यूक्लियस इसलिए कहते हैं कि ये सेल के ऑलमोस्ट सेंटर में होता है। तो एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस इज इन द सेंटर ऑफ द सेल, whereas in case of plant cells, due to large size vacuole, the nucleus is at the side of the cell. अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस एक होता है, तो उनको हम बोलते हैं मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स। कुछ में टू न्यूक्लियस भी है, उनको हम बोलते हैं बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स। और कुछ सेल्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। और इवन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि इमेच्योर स्टेज पर जब होते हैं तो उनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो मिच्योर हो जाते हैं तो उनमें न्यूक्लियस नहीं रहता, तो उनको हम ए न्यूक्लिएटेड सेल्स का नाम देते हैं। जैसे कि मैमल्स में रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं दे आर मिच्योर सेल्स। जब वो मिच्योर स्टेज पर पहुंचते हैं तो उनमें न्यूक्लियस नहीं रहता। नाउ लेट्स स्टार्ट द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। अगर हम देखें तो न्यूक्लियस इज मोस्टली स्फेरिकल इन शेप। और जैसे कि पोजीशन की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल्स में इट इज मोस्टली इन सेंटर ऑफ द सेल, जबकि प्लांट सेल्स में ये जो है एक साइड पर मौजूद होता है। अब अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है दैट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसमें भी टू मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक होती है ये आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक स्पेस है जिसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। वेयरएज जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इट इज एक्सटेंडेड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारा इसके गिर्द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और प्लस आउटर मेम्ब्रेन के साथ जो है वो राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं। आउटर जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, इसकी जो बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। उसी तरह इसमें लिपोप्रोटीन्स हैं, उसी तरह इसमें जो है वो फास्फोलिपिड्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ऑलमोस्ट वही को स्ट्रक्चर है जो कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में न्यूक्लियोपोरेंट प्रोटीन्स होती हैं विच मेक स्मॉल ओपनिंग्स, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं दे आर मेंट फॉर द गेटवे ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि न्यूक्लियस से मटेरियल सेल्स के साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर इंटर होते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट्स होती हैं मटेरियल की, ये थ्रू न्यूक्लियर पोर्स होती हैं, और इन न्यूक्लियर पोर्स को न्यूक्लियोपोरेंट प्रोटीन्स बनाती हैं। यहाँ पर जो मैंने ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं ये एक्चुअली न्यूक्लियोपोरेंट प्रोटीन्स इनको हम कहते हैं, न्यूक्लियोपोरेंट प्रोटीन कहते हैं, विच कंस्टिट्यूट्स न्यूक्लियर पोर्स।
इन न्यूक्लियर पोर्स का जो नंबर है ये सेल की स्टेज के साथ वेरी करता है। जब सेल इमेच्योर होते हैं या अनडिफरेंशिएटेड होते हैं तो उस वक्त उनके अंदर न्यूक्लियर पोर्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है, मतलब दैट कैन बी अप टू 30,000। लेकिन when the cells becomes mature और डिफाइन तो उस वक्त फिर न्यूक्लियर पोर्स का जो नंबर है that is reduced up to 2 to 3 pores per nucleus. It is due to defining the particular role of that cell and the particular role of that nucleus of the cell. जो सेल मेच्योर हो जाता है या सेल डिफाइंड हो जाता है तो फिर उसकी जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है वो भी डिफाइंड हो जाती है। न्यूक्लियस सेल के अंदर सारे कामों को कंट्रोल करने की साइट भी है, इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है दैट इज इनक्लोज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो लेट स्टार्ट, हम न्यूक्लियस को अंदर से देखते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो है एक लिक्विड आपको नजर आ रहा है, दिस लिक्विड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसकी जो बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट सर्टेन एंजाइम्स जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं, लाइक डीएनए पॉलीमरेज, इवन आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, इस तरह के बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो ऐसे हैं जो न्यूक्लियस के अंदर ही कन्फाइंड होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पोजिशन जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये इन्हीं एंजाइम्स की वजह से साइटोप्लाज्म से डिफरेंट कंसिडर किया जाता है। अब इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म देयर इज अ क्रोमैटिन नेटवर्क। हियर इट इज अ क्रोमैटिन नेटवर्क। जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ये बेसिकली अनकॉइल्ड अनकंडेंस्ड न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो कि बेसिकली सेल के अंदर एक्सपेंडेड होता है। ये जो क्रोमोसोम्स, यही स्ट्रक्चर जो क्रोमैटिन होता है जब सेल डिवाइड होने लगते हैं तो यही जो है वो कंडेंस्ड होता है, कॉइल्ड होता है और अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द क्रोमोसोम्स। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई भी मौजूद होते हैं। ये जो न्यूक्लियोलाई होते हैं दे आर रिलेटेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द राइबोसोम्स। ये सेल्स में राइबोसोम्स बनाते हैं। इनके अगर हम स्ट्रक्चर को फर्दर देखें न्यूक्लियोलाई को या न्यूक्लियोलस को तो दे आर आल्सो राउंड इन शेप और इनमें भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक जो उसका कंपोनेंट होता है दैट इज पेरिफेरल, ग्रेनुलर पार्ट होता है, ये पेरिफेरल होता है, पेरिफेरल ग्रेनुलर रीजन। यहां पे जो है राइबोसोमल सब यूनिट्स होती हैं यहां पे। वेयर एज जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है ये इसका सेंट्रल पार्ट होता है, इसको हम सेंट्रल फिब्रिल रीजन भी कहते हैं। और इसमें डीएनए होता है विच इज रिलेटेड टू राइबोसोमल सिंथेसिस। इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए होता है और इसके अलावा यहाँ पर स्टोन प्रोटीन्स होती हैं और यहाँ पर मैग्नीशियम आयंस होते हैं। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई। कीप इन माइंड कि अगर किसी भी सेल के अंदर हम न्यूक्लियोलाई को डैमेज कर दें तो उस सेल में जो मेटाबॉलिक पाथवे सबसे पहले इफेक्ट होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, क्योंकि राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर असेंबल्ड बाय न्यूक्लियोलाई and if the ribosomes are present in the cell then the cell can perform protein synthesis. So अगर हम न्यूक्लियोलाई को डैमेज कर देते हैं तो राइबोसोम्स नहीं होंगे और जब राइबोसोम्स नहीं होंगे तो अल्टीमेटली जो प्रोटीन सिंथेसिस है दैट विल नॉट बी परफॉर्म्ड। अब हम देखते हैं क्रोमैटिन को। ये जो क्रोमैटिन है ये एक्चुअली जब कंडेंस्ड होता है तो दैट ट्रांसफॉर्म इनटू
क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और दे अपीयर्ड व्हेन द सेल इज इन द डिवीजन मोड। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये उस वक्त अपीयर होते हैं और दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द जीन्स एंड जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। तो अगर हम एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें ड्यूरिंग द सेल डिवीजन तो इट्स लुक लाइक दिस। एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमें यूं नजर आता है कि इसमें दो किस्म की कंस्ट्रक्शंस होती हैं एक क्रोमोसोम के अंदर। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और एक को हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। बट बिफोर दैट अगर हम देखें तो ये जो है ये क्रोमैटिड्स हैं, इनको हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। और ये जो पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर, या इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर है। और जो अपर क्रोमैटिड होते हैं उनमें भी एक कंस्ट्रक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है इसको हम नॉर भी कहते हैं, NOR, नॉर। नॉर का मतलब होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। यहीं से इंफॉर्मेशन जाती हैं न्यूक्लियोलस के पास और फिर न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके जो एंड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं टीलोमर्स। देयर आर द टीलोमर्स, ये जो एंड्स होते हैं ये टीलोमर्स होते हैं। और जो टीलोमर्स होते हैं ये बेसिकली क्रोमोसोम्स की लेंथ को भी मेंटेन करते हैं, क्रोमोसोम्स को इंटैक्ट करके रखते हैं और ये दोनों क्रोमैटिड्स को रिपेल भी करते हैं कि वो सेल्फ ट्विस्ट ना हो जाए। इन्हीं क्रोमैटिड्स की, इन्हीं टीलोमर्स की डिप्लीशन की वजह से एजिंग का जो प्रोसेस है वो फिर रेगुलेट होता है आफ्टर सर्टेन लाइफ पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम अगर हम क्रोमोसोम्स को फर्दर देखें तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर मेड अप बाय DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। इस तरह के स्ट्रक्चर्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। दिस इज ऑल DNA, ये DNA है विच इज द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इस DNA ने सर्टेन पॉइंट्स पे 8 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन को इनक्लोज किया होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन्स। दिस इज ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन्स। ये जो ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन्स है ये और ये DNA ये कलेक्टिवली एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के रीजन में जो DNA होता है इसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। और जो विदाउट होता है इसको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन वो रीजन होता है क्रोमोसोम का जिसके जीन्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं होते, उनको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। और जिस क्रोमोसोम का वो रीजन जिसके जीन्स एक्सप्रेसिबल होते हैं या जिसके जीन्स एक्सप्रेस्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन। अब इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है कि डिप्लॉयड नंबर और हैप्लॉयड नंबर का। जो डिप्लॉयड नंबर होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय 2n। डिप्लॉयड नंबर को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब होता है कि अगर न्यूक्लियस में हर क्रोमोसोम जो है इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ पेयर तो देन द सेल इज कॉल्ड एज डिप्लॉयड सेल।
and the number of the cell is called as diploid number. For example, in case of human, जो diploid number है वो है 46, क्योंकि उसमें है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर हर क्रोमोसोम पेयर में हो किसी भी सेल के अंदर तो उसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड नंबर और सेल को बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। वेयर एज एक कॉन्सेप्ट होता है हैप्लॉइड नंबर का। जो हैप्लॉइड नंबर होता है इसका मतलब होता है कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो हैं अनपेयर। अगर हर क्रोमोसोम अनपेयर है तो वो होगा फिर हैप्लॉइड नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन में जो हैप्लॉइड नंबर है वो सिर्फ 23 है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। तो इस तरह हम अगर डिप्लॉइड नंबर को 2 पे डिवाइड करें तो डेट विल बी हैप्लॉइड। दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि हाफ ऑफ द डिप्लॉइड नंबर इज कॉल्ड हैप्लॉइड नंबर। और इसी तरीके से अगर हम हैप्लॉइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाता है डिप्लॉइड। तो ह्यूमन का डिप्लॉइड नंबर 46 और हैप्लॉइड नंबर 23 होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। आई होप सो आपको न्यूक्लियस का जो कॉन्सेप्ट है और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस तो you can ask in comment box. Thank you.